हिप रिप्लेसमेंट स्पेशली इतना अच्छा ऑपरेशन है कि लोग कुश्ती, मैराथन, टेनिस, सारे स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, लंबे समय तक खेल सकते हैं। इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन है ये। सबसे Okay. सदी का सबसे ऑर्थोपेडिक्स में सबसे सक्सेसफुल ऑर्थोपेडिक्स ऑपरेशन माना गया है ये। ये कितनी रिस्की है ये टेक्नोलॉजी, और इसमें जो टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हुआ है, क्या एआई या रोबोटिक्स का इसमें क्या यूज़ होना शुरू हुआ है? क्या डॉक्टर्स के पास जल्दी पहुंचना लाभकारी रहता है? बहुत लाभकारी रहता है क्योंकि एक्टिविटी लेवल आजकल बहुत कम हो गया है। कॉर्पोरेट लाइफ हो गई है, शहरों की लाइफ फिजिकली इतनी एक्टिव नहीं रहती है, इसलिए मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट कराने पड़ रहे हैं। तो हम इसको लाइफस्टाइल डिजीज़ कह सकते हैं? यस सर, बिल्कुल लाइफस्टाइल डिजीज़ है ये। यह हमारी जो भारतीय सभ्यता की जो मान्यताएं हैं वो इतनी साइंटिफिक हैं कि अगर हम बचपन से उनको फॉलो करें तो नी रिप्लेसमेंट बहुत हद तक हम लोग कम कर सकते हैं इसको। आजकल वेस्टर्न जो ट्रेन डॉक्टर्स या जो वेस्टर्न फिलॉसफी है वो इसके विपरीत है कि ज़मीन पे मत बैठो, सीढ़ियाँ जहाँ चढ़ो, ज़्यादा एक्सरसाइज मत करो नहीं तो घुटने जल्दी ख़राब हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा इसके बिल्कुल विपरीत है कि अगर आपने एक्सरसाइज करते रहे या आप आलती पालती मार के बैठते रहे लंबे समय तक तो बहुत कम चांसेस हैं कि नी रिप्लेसमेंट की आपको ज़रूरत पड़े। तो ये जो फिजियोथेरेपी हमने सुनी है पिछले 10-15 साल से बहुत कॉमन हुई है, तो क्या फिजियोथेरेपी इसमें हेल्प करती है? राहुल जी, हम फिजियोथेरेपी तक पहुँचे ही क्यों? उसकी नौबत ही ना आने देना फिजियोथेरेपी की। हम अगर सही तरीके से फिज़िकल एक्टिविटी करें या हम अपनी प्रॉब्लम को पहले ही समझ लें तो वो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। आपने जिक्र किया है तो मैं बताना चाहूँगा कि आजकल बच्चों की बोन की कंडीशन काफ़ी ख़राब है जितनी कि बड़े लोगों में है। ये बहुत विचित्र बात है। क्या बात कर रहे हैं? और स्ट्रेसफुल लाइफ में वेस्टर्न सिविलाइजेशन के पास इसका आंसर नहीं है, सिर्फ आंसर है तो ईस्टर्न सिविलाइजेशन के पास ही है। माइंड साइंटिफिकली विथ स्टडीज़ प्रूव हो चुका है कि हमारे को कैल्शियम सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ना मिडिल एज फीमेल्स में, जो कि आजकल हमारी महिलाओं को बहुत ये बोल दिया जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस है, आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं, आपको कैल्शियम लीजिए, एक तरह का कैल्शियम नहीं दूसरे तरह का कैल्शियम लीजिए, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो आजकल मरीज पूछता है कि साहब आपने कैल्शियम की गोली नहीं लिखी। एग्जैक्टली। तो आजकल तो ज़माना ही सोशल मीडिया और हाँ जी, हाँ जी, इन्फॉर्मेशन हाँ का जी, है। हाँ जी। तो और एकदम से डिक्लेयर कर देते हैं कि यार डॉक्टर कैसे बताओ, उसने कैल्शियम तो कैसा लिखा ही नहीं। डॉक्टर है कि भाई इसने हाँ जी, कैल्शियम की इसने दवाई नहीं लिखी, मल्टीविटामिन नहीं लिखा, इसने कैल्शियम मल्टीविटामिन नहीं नहीं लिखा। लिखा। हाँ जी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और 2 या 4 चीज़ें हैं जो कि अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक घर में जो गिरने से फ्रैक्चर होते हैं उनको हम लोग टाल सकते हैं। तो वो पैडिंग बचा लेती है फ्रैक्चर होने से। ये बहुत बड़ी बात है ओल्ड एज में कि अगर आप गिरते हैं और आपका फ्रैक्चर बच जाता है, नहीं होता फ्रैक्चर। ठीक बात है। ड्राइविंग डीप विद लिविल नेक्स्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने हर एपिसोड में कुछ ऐसा लेके आएँ जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके। कई बार टॉपिक्स इंटरेस्टिंग होते हैं, कई बार ओरेटर इंटरेस्टिंग होते हैं। कोशिश तो रहती है हमारी कि दोनों ही इंटरेस्टिंग रहे। और आज जो एपिसोड हमने शूट किया है, इसकी खासियत आप जानते हैं क्या है? ये जो एपिसोड है, ये है तो मेडिकल एपिसोड, लेकिन जो शख्सियत हमारे साथ जुड़ी हैं वो अपनी फील्ड में बहुत बड़े मास्टर हैं और उसके साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं। हम चर्चा करने के लिए इनको लाए थे कि आप ये बताइए, आपकी साइंस की मदद से हम कैसे अपनी हड्डियां मजबूत कर सकें। मगर डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छे से बताया कि आपको साइंस तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप अपनी भारतीय संस्कृति को समझ सकें।
हमारे बच्चों की हड्डियां कैसे मजबूत हो सकती हैं और हम अपने बुजुर्गों की हड्डियां कैसे मजबूत रख सकते हैं। एक छोटी उम्र से बाल्य अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक हड्डियों की क्या पोजीशंस होती हैं और हमें कैसे उनकी केयर करनी चाहिए, कैसे इनको मजबूत रखना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको एक ही पॉडकास्ट में मिल सकती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ लेवल नेक्स्ट के साथ। तो आइए अब आपको मिलवाते हैं डॉक्टर हिमांशु त्यागी जी के साथ। तो डॉक्टर साहब, वेलकम टू अ शो। प्रणाम राहुल जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद मुझे बुलवाने के लिए। नहीं, ये तो हमें बुलवाना ही था क्योंकि आपके पास इतनी नॉलेज है और हम चाहते हैं कि हम आपके थ्रू अपने दर्शकों तक सही बात पहुंचा सके। ज़रूर राहुल जी। तो डॉक्टर साहब, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं चाहता हूं कि आप हमें नी ट्रांसप्लांट और हिप ट्रांसप्लांट के बारे में कुछ बताएं कि ये क्यों इतना ज़रूरी होता जा रहा है। पहले इतना नहीं होता था, अब इतना क्यों हो रहा है। एक नी ट्रांसप्लांट या हिप ट्रांसप्लांट कराने के बाद क्या कोई पेशेंट नॉर्मल लाइफ जी सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है राहुल जी। मैं आजकल कई मान्यताएं हैं नी रिप्लेसमेंट, जिनको जोड़ों का प्रत्यारोपण बोलते हैं हिंदी में, घुटनों का। हमारे इंडिया में क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, इसलिए हमारे घुटने का ग्रीस जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसलिए हमारे इंडिया में नी रिप्लेसमेंट ज़्यादा होते थे, बशर्ते वेस्टर्न कंट्रीज़ के जहाँ पे हिप रिप्लेसमेंट ज़्यादा होते थे। लेकिन अभी कुछ सालों में देखा जा रहा है कि हमारे यहाँ पे हिप रिप्लेसमेंट भी उतने ही हो रहे हैं जितने के नी रिप्लेसमेंट हो रहे हैं, लगभग। इनके दो तीन कारण हैं। सबसे पहले तो हिप और नी रिप्लेसमेंट तभी होता है जब बाकी सारी चीज़ें फेल हो चुकी हैं, जब उसको इतना दर्द है कि कोई दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारी मेडिकल पद्धतियाँ हैं जो कि इफ़ेक्टिव रहती हैं, ट्रेडिशनल थेरेपीज़ रहती हैं, जो बाकी सारी थेरेपीज़ जब काम करना बंद कर देती हैं, तब हम लोग नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं। इनकी दो तीन बातें हैं जिससे कि सक्सेस होता है नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट। एक तो मरीज की सहमति ज़रूरी होती है। आजकल एक साइकोलॉजी रहती है मरीजों की, या ह्यूमन टेंडेंसी रहती है कि एक पार्ट बदल गया है तो थोड़ा सा एंजाइटी लेवल्स बढ़े रहते हैं। बाकी फ्रैक्चर होता है, उसमें डिफरेंस रहता है नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट में। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारी टेक्नोलॉजी आज इंडिया में यूज़ हो रही है, उससे कम्प्लीटली नॉर्मल लाइफ आप जी सकते हैं। हिप रिप्लेसमेंट स्पेशली इतना अच्छा ऑपरेशन है कि लोग कुश्ती, मैराथन, टेनिस, सारे स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, लंबे समय तक खेल सकते हैं। इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन है ये। सबसे सदी का सबसे ऑर्थोपेडिक्स में सबसे सक्सेसफुल ऑर्थोपेडिक्स ऑपरेशन माना गया है ये। अच्छे। नी रिप्लेसमेंट की अपेक्षा ज़्यादा रहती है, इसलिए लोगों को थोड़ा सा डर रहता है आजकल। लेकिन अगर सही मरीज पे सही से किया जाए नी रिप्लेसमेंट, तो बहुत ही अच्छा और उम्दा उपाय है आज की लाइफ में, जो कि आपको एक्टिविटी लेवल आपका वापस दे देता है बिना पेन के। इनकी जो ड्यूरेशन है वो, क्योंकि जो सामान लगता है वो उसकी क्वालिटी बढ़ती जा रही है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है हमारी एनाटॉमी को लेके, फिजियोलॉजी को लेके, तो मरीज़ ज़्यादा दिन तक ज़्यादा एक्टिव रह सकता है, 15 साल 20 साल। हिप तो आजकल 30 या 35 साल तक कहते हैं कि नहीं घिसता है। अच्छे। आप मान के चलिए कि 0.1 या 1 मिलीमीटर 10 साल में घिसता है, और 9 मिलीमीटर का उसका बफर रहता है। तो लगभग आप मान के चलिए 30 40 50 साल तो चलेगा ही चलेगा। पहले इतना ज़्यादा नहीं चल पाता था, लेकिन वो पुरानी टेक्नोलॉजी थी। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग करा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर्स में ये अवेलेबल है टेक्नोलॉजी, और उनका बेनिफिट्स मरीजों को मिलता है।
ये कितनी रिस्की है ये टेक्नोलॉजी, और इसमें जो टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हुआ है, क्या एआई या रोबोटिक्स का इसमें क्या यूज़ होना शुरू हुआ है? राहुल जी, रोबोटिक्स एक ऐसी चिड़िया का नाम है आज कि मरीज़ों को लगता है कि हम जैसे 20 साल के थे वैसे हो जाएंगे, वैसा होता नहीं है। बिना रोबोटिक्स के करे गए घुटने और हिप के ऑपरेशन उतने ही सक्सेसफुल होते हैं जितने कि रोबोट से करे गए। अभी तक रोबोट को इतना एडवांटेज नहीं मिला है कि हम सिर्फ रोबोट से ही करवाएं। ये बहुत बड़ी मान्यता है जो कि मैं सबको बताना चाहता हूँ कि रोबोटिक्स का कोई ऐसा विशेष एडवांटेज नहीं मिलता है, बल्कि थोड़े से डिसएडवांटेज भी रहते हैं। टाइम ज़्यादा लगता है, जितना कम समय में ऑपरेशन होगा उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो जो लोग, जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर्स या जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स, वेल ट्रेन डॉक्टर्स होते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से दोनों घुटने का और कुल्ले का ऑपरेशन करते हैं। ऑलमोस्ट नहीं बल्कि रोबोट के जितना ही अच्छा करते हैं। ये कौन सी ऐसी स्टेज होती है जहाँ तक ये देखो, सर्जरी तो सर्जरी है ना डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब इमरजेंसी है और आपके पास कोई चॉइस नहीं है, देन यू हैव टू गो फॉर अ सर्जरी। लेकिन क्या ये टाली भी जा सकती है, या किस स्टेज तक टाली जा सकती है? क्या डॉक्टर्स के पास जल्दी पहुंचना लाभकारी रहता है? बहुत लाभकारी रहता है। अगर आपकी अच्छी तरीके से या सही तरीके से काउंसलिंग की जाए तो मरीज़, हमारे पास ऐसी पद्धतियां हैं जो घुटना बदलने के पहले भी हम आज़मा सकते हैं। जैसे कि इंजेक्शंस लगते हैं ग्रीस बनाने के लिए, मरीज़ों को ट्रेन किया जा सकता है एक्सरसाइज में, दिनचर्या में। ऐसे भी ऑपरेशन होते हैं जिसमें घुटने बदलने नहीं पड़ते, जैसे कि हाई टिबियल ऑस्टेटोमी। उसमें जो बहुत ही ले लैंग्वेज में हम बात करें कि जो गैप कम हो जाती है, वो गैप बढ़ा देते हैं। जोड़ आपका अपने सलामत रहता है। ये ऑपरेशन करीब 10 साल या अगर अच्छे से किया जाए तो 15 साल तक भी चलता है। अब अगर 15 साल तक एक मरीज़ को पेन फ्री घुटना या जॉइंट मिल जाए जिससे कि उसकी एक्टिविटी लेवल बढ़ जाए, मान के चलें कि हम 50 साल में भी अगर मरीज़ ये कराता है तो भी नेक्स्ट ऑपरेशन 65 साल में होता है। राइट। उससे मरीज का बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है उनको। तो ये बहुत कम डॉक्टर्स इसको रेकमेंड करते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये ऑपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, जल्दी से जल्दी होना चाहिए। ऐसी एक्सरसाइजेज भी आती हैं जो दर्द कम कर सकती हैं और ऑपरेशन की कई लोगों को ज़रूरत नहीं भी होती है। उनके लिए खासकर जल्दी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो जल्दी से वो आपको ये सारी बातें बता सकते हैं। तो आपके बहुत चांसेस रहते हैं कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े या इतना ज़्यादा देर हो जाए कि आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलें अपनी लाइफ में। एक्टिविटी लेवल बढ़ना चाहिए, हमारा बस यही लक्ष्य होता है मरीजों के लिए कि दर्द ना हो और एक्टिविटी लेवल ज़्यादा हो। क्योंकि एक्टिविटी लेवल आजकल बहुत कम हो गया है, कॉर्पोरेट लाइफ हो गई है, शहरों की लाइफ फिज़िकली इतनी एक्टिव नहीं रहती है, इसलिए मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट कराने पड़ रहे हैं। तो हम इसको लाइफस्टाइल डिजीज़ कह सकते हैं? यस सर, बिल्कुल लाइफस्टाइल डिजीज़ है ये। हमारे खैर टेक्नोलॉजी नहीं थी इसलिए कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे दादा या दादी की जनरेशन से कंपेयर करें तो ना उनको हार्ट अटैक होते थे, ना उनको कुल्ले घिसते थे, ना उनके घुटनों के ऑपरेशन होते थे, और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ कड़ी मेहनत से जीते थे बिना किसी तकलीफ़ के जोड़ों की। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो इंडियन या हमारी जो भारतीय सभ्यता की जो मान्यताएं हैं वो इतनी साइंटिफिक हैं कि अगर हम बचपन से उनको फॉलो करें तो नी रिप्लेसमेंट बहुत हद तक हम लोग कम कर सकते हैं इसको अपनी लाइफ में। जैसे कि दो चार मैं बातें बताना चाहता हूँ कि बच्चा जब हमारे यहाँ पैदा होता है तो जब 1 साल 1.5 साल का होता है तो माताएं उसको अपनी कमर में लेके चलती हैं
दोनों पाँव कमर के आगे पीछे रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये पोजीशन बहुत ही उत्तम होती है मरीजों के जोड़ों, बच्चों के जोड़ों के लिए। अच्छे। जब हम लोग बैठते हैं तो आलती पालती मार के बैठते हैं। हाँ जी, जो हाँ जी। बचपन से आलती पालती मार के बैठता है बच्चा, उसके जॉइंट्स इतने फ्री रहते हैं कि उनको जो ग्रीस कम होना वो बहुत कम होता है आगे जाके। क्योंकि हम 25-30 साल में जाके हम लोग हमारी पहले ये मान्यता रहती थी कि हम ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हाँ थे। जी, हाँ जी। ज़मीन पे हम ड्राइंग रूम में या कहीं पे भी होते थे तो ज़मीन पे बैठ के हमारी चटाई लगती थी, सबके साथ में फैमिली के साथ टाइम बिताते थे या कहीं जाते थे तो ज़मीन पे बैठ के खाना खाते थे, पूजा पाठ पूजा करते थे। पाठ करते थे। उसी उसी पोजीशन में हमारी घुटने और कुल्ले का ग्रीस बहुत अच्छे से बनता था। अब ये आजकल वेस्टर्न जो ट्रेन डॉक्टर्स या जो वेस्टर्न फिलॉसफी है वो इसके विपरीत है कि ज़मीन पे मत बैठो, सीढ़ियाँ जहाँ चढ़ो, ज़्यादा एक्सरसाइज मत करो नहीं तो घुटने जल्दी ख़राब हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा इसके बिल्कुल विपरीत है कि अगर आपने एक्सरसाइज करते रहे या आप आलती पालती मार के बैठते रहे लंबे समय तक तो बहुत कम चांसेस हैं कि नी रिप्लेसमेंट की आपको ज़रूरत पड़े। और जब डॉक्टर साहब पेन होना शुरू हो गया तो क्या इंसान ये एक्टिविटी स्टार्ट कर दे तो उससे फ़र्क पड़ सकता है, ये अवॉइड किया जा सकता है? राहुल जी, हमने देखा है कि लगभग 70 या 80% लोगों जब शुरुआती स्टेज में आते हैं और वो अपनी एक्टिविटी मॉडिफाई कर देते हैं, सही तरीके से घुटने की एक्सरसाइज करना, सही चलने की जो चाल होती है आदमी की, वो अगर हम एक टेक्निक से चलते हैं या हमारी खाद्य पदार्थ या दवाइयों से काफ़ी हद तक दर्द चले जाता है, क्या आपको सालों लगता तक है चले जाता है। जो ये हर जगह अवेलेबल हरे पत्ते की जो गोली शुरू हुई है इसका बहुत बड़ा योगदान होगा? बहुत बड़ा। ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक मैंने छेड़ दिया लेकिन आई हैड टू। राहुल जी, जो भी हमारी इंडस्ट्री है जो वेस्टर्न इंडस्ट्री से प्रेरित है वो हमेशा बॉटम लाइन पे चलती है। हमारी हेल्थ बॉटम लाइन पे नहीं चल सकती है। हमारी हेल्थ के लिए अलग तरीकों या अलग पद्धतियों की ज़रूरत होती है, गोलियों से नहीं ठीक होते हैं। हमारे हज़ारों सालों से या तो फास्टिंग होती थी या लेप लगा के ठीक करी जाती थी हमारी सारी तकलीफ़ें जोड़ों की भी। और हमारे को योग सिखाया जाता था, योग सिखाया जाता था प्लस हमारे को आउटडोर एक्टिविटियाँ करते थे हम लोग शुरू से, जिसके कारण हमारे यहाँ पे आर्थराइटिस की कभी बीमारी नहीं होती थी। ये बीमारी 1980 के दशक 90 के दशक के बाद से ही आई है, जब से हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। तो आप बोल सकते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज़ मानते हैं। हालांकि बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे उसको नहीं मानेंगे हाँ बात जी, को, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये बात सही है कि हमारी जो भारतीय पद्धति है, शैली है, जीवन शैली है, वो बहुत उत्तम है बहुत सारी बीमारियां को पैदा होने से पहले ही ठीक करने के लिए। बट आई अप्रिशिएट इट डॉक्टर साहब बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ गट्स टू अब से दिस थिंग। लेकिन राहुल जी, सच तो सच है। सच तो सच रहेगा और जिन जो मानता है उसको फ़ायदा होता है। जो अपने खुद से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपनी हेल्थ के लिए, उसको हमेशा से ही फ़ायदा रहता है। जैसे आपने एक्टिविटीज़ कहा कि एक्टिविटीज़ से बेनिफिट होता है, तो ये जो फिजियोथेरेपी हमने सुनी है पिछले 10-15 साल से बहुत कॉमन हुई है, तो क्या फिजियोथेरेपी इसमें हेल्प करती है? राहुल जी, हम फिजियोथेरेपी तक पहुँचे ही क्यों, उसकी नौबत ही ना आने देना फिजियोथेरेपी की। हम अगर सही तरीके से फिज़िकल एक्टिविटी करें या हम अपनी प्रॉब्लम को पहले ही समझ लें तो वो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। वहाँ तक पहुँचे ही क्यों हम। हमारा उद्देश्य यह है कि जोड़ खराब ही ना हो या ग्रीस कम ही ना हो, ताकि फिजियोथेरेपी या सर्जरी या किसी डॉक्टर के पास जाना पड़े। राइट। हम अगर बचपन से जो आप और हम और हमारे पिताजी की जनरेशन बाहर खेलती थी,
मिट्टी में सने हुए रहते थे, पेड़ों से कूदते थे, कभी किसी को ना चोट आती थी, ना कोई तकलीफ़ होती थी। खाने पीने की जो पद्धति रहती थी, हमारे घर में ही बनते थे सारे हमारे पकवान, बाहर नहीं बनते थे, फास्ट फूड नहीं था। फास्ट फूड ऐसे कहीं आपने ज़िक्र किया है तो मैं बताना चाहूँगा कि आजकल अम, बच्चों की बोन की कंडीशन काफ़ी ख़राब है जितनी कि बड़े लोगों में है। ये बहुत विचित्र बात है। क्या बात कर रहे हैं? और वो बिल्कुल इसी कारण है कि ना वो धूप में जाते हैं, ना वो फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, ना हमारी मैगी या कोल्ड ड्रिंक या फास्ट फूड जो खाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है उनका बच्चों का। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे घर में बनती थी। सारे हमारे जो हम जब खेल के आते थे तो घर में ही सारे स्नैक्स बनते थे, घर का ही खाना खाते थे। हमारी माता जी, दादी माँ, बुआ जी सारे अपने अपने तरीके से बनाते थे। उससे हमारी कहीं ना कहीं बोन्स और हमारी जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी अच्छी रहती थी। इसलिए हम कम बीमार पड़ते थे, कम लोग आईसीयू में जाते थे, कम लोग डॉक्टर को दिखाना पसंद करते थे। ये बहुत बड़ी हमारी सोच बदलनी पड़ेगी हमें कि हमारी जो भारतीय सभ्यता जो पद मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हाँ हूँ जी, हाँ जी। कि लाइफस्टाइल जो हमारी है वो बहुत उत्तम थी। हमें उस पे वापस जाना ही पड़ेगा। आज के स्ट्रेसफुल लाइफ में वेस्टर्न सिविलाइजेशन के पास इसका आंसर नहीं है। सिर्फ आंसर है तो ईस्टर्न सिविलाइजेशन के पास ही है। माइंडसेट जो हमारा है वही ज़रूरत है हमारे को, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बोन की हेल्थ के लिए। तो आपका कहने का मतलब है जो बच्चों के केसेस हैं अब बढ़ गए हैं? काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। जो जरा सा चोट लगने पे उनकी या तो फ्रैक्चर हो रहे हैं या घुटने कमर दर्द आ रहे हैं, या एड़ियों में दर्द आ रहे हैं, या उनको स्पोर्ट्स खेलने में तकलीफ़ हो रही है। बहुत केसेस बढ़ गए हैं। जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा परसेंटेज आ रहे हैं इन कारणों से। और तो डॉक्टर साहब आजकल कैल्शियम सप्लीमेंट्स का बहुत ट्रेंड चल रहा है, क्या ये मदद करता है? राहुल जी, हम वेस्टर्न से ही बात कर लेते हैं। पिछले 5 सालों में ये साइंटिफिकली विथ स्टडीज़ प्रूव हो चुका है कि हमारे को कैल्शियम सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ना मिडिल एज फीमेल्स में, जो कि आजकल हमारी महिलाओं को बहुत ये बोल दिया जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस है, आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं, आपको कैल्शियम लीजिए, एक तरह का कैल्शियम नहीं दूसरे तरह का कैल्शियम लीजिए। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो मैं 2-3 बातें इसमें रखना चाहूँगा जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है और मान्यताओं के विपरीत है। मिडिल एज फीमेल्स या मेल्स को कैल्शियम सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। विटामिन डी खासकर कुछ सालों में देखा गया है उसकी बेहद ज़रूरत है और लेना चाहिए उसको, ताकि कैल्शियम अंदर जा सके हड्डियों में। जो कैल्शियम कहाँ से आएगा? कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत हमारा खान पान है। ऐसी चीज़ें लीजिए जो खाने के दौरान हमारी जो बॉडी की एफिशिएंसी होती है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने की, वो खाने में सबसे ज़्यादा रहती है, हज़ारों गुना ज़्यादा रहती है दवाइयों खाने से। दवाई में बहुत परसेंटेज कम होता है कैल्शियम का जाने के लिए। प्लस जो खाने में कैल्शियम जाता है वो हमारी बॉडी के लिए पर्याप्त क्वांटिटी भी रहती है, प्लस क्वालिटी उसकी पर्याप्त रहती है। एक कटोरी दही हो गई, एक गिलास दूध हो गया, चने हो गए हैं, मखाने हो गए हैं, तिल हो गया है, फिर बहुत एग्जॉटिक चीज़ें लेते हैं जो चिनियोल सीड्स हो गई हैं, फ्लैक्स सीड्स हो गई हैं। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो कि भरपूर अगर हम मात्रा में लें तो हमें कैल्शियम की गोलियां खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल मरीज पूछता है कि साहब आपने कैल्शियम की गोली नहीं लिखी। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली। आजकल तो ज़माना ही सोशल मीडिया और हाँ जी, हाँ जी, इंफॉर्मेशन हाँ का जी, है। हाँ जी। तो और एकदम से डिक्लेयर कर देते हैं कि यार देख, डॉक्टर कैसे बताओ, उसने कैल्शियम तो कैसा लिखा ही नहीं। डॉक्टर है कि भाई इसने हाँ जी, कैल्शियम की इसने दवाई नहीं लिखी, मल्टीविटामिन नहीं लिखा, इसने कैल्शियम मल्टीविटामिन नहीं नहीं लिखा। लिखा। हाँ जी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और अब अगेन जो सच बात है वो सच है ही है।
जितनी भी आपकी रिसर्चेज होती हैं वो कंपनी द्वारा स्पॉन्सर रहती हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा, बाकी सब जो जानते हैं वो समझ गए होंगे। ठीक बात है डॉक्टर साहब, ये समझाने के लिए आपका स्पेशल धन्यवाद। धन्यवाद नहीं। अम, हमने देखा है कि आजकल ना स्ट्रेस लेवल कैल्शियम को लेके बहुत ज़्यादा हो गया है कि साहब हमने डेक्सा स्कैन कराया है, हमारा ब्लड में कैल्शियम कम आ गया है। बहुत सारा कोई वजह नहीं है जितना स्ट्रेस लेने की कैल्शियम को लेके। हमारी बोन्स, हाँ दूसरी बात है कि जो कैल्शियम की जो हड्डियों में स्ट्रेंथ होती है वो 20 से 25 साल में सबसे मैक्सिमम होती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस को हटाने का या बचाने का तरीका जो सबसे अच्छा है कि आपकी 20 या 25 साल में जो हड्डियों में कैल्शियम की स्ट्रेंथ होती है, बोन डेंसिटी, उसी पे ही निर्भर होता है कि आप 60 साल, 70 साल, 80 साल में आपकी हड्डियां कैसी रहेंगी। इसीलिए तो बच्चों 20 को is the maximum peak and then it 20 yes, starts decaying. 21 एट द मोस्ट 25 सर। ओके। तो हमारे बच्चों को अगर हम कैल्शियम, अगर हड्डियों पे जोर पड़ता है तो ही वो मजबूत होता है। जैसे कि हम अगर पढ़ाई दिमाग पे जोर देते हैं तो वो तेज होता है, हाँ जी। वैसे ही हड्डियों पे अगर जोर दिया जाएगा, इसका ये मतलब है कि अगर हम ऐसी एक्सरसाइजेज, चलना हो, सीढ़ी चढ़ना हो, ऊपर कूदना हो, जो हमारी हड्डियों पे जोर डालती हैं, वो कैल्शियम बढ़ाती हैं डेंसिटी उसमें। और तभी बढ़ेगा कैल्शियम जब हम खुराक में लेते हैं पर्याप्त तरीके से। तो जो हमारे बच्चों को एक्सरसाइज होती है बाहर, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज बोलते हैं उनको, चलना, भागना, दौड़ना, खेल खेलना, और डाइट, पर्याप्त डाइट लेते हैं हम लोग भरपूर। जैसे कि हमारी दादी माँ और माताएं बोलती थी, दूध, दही, मक्खन, ये सबसे ज़्यादा कामयाब थेरेपी है आपको बाद में ऑस्टियोपोरोसिस बचाने में। इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। सप्लीमेंट विटामिन डी ज़रूर है, वो लेना ज़रूरी है आजकल, क्योंकि ये देखा गया है 10 साल में कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी कम हो रहा है। और सोर्स ऑफ विटामिन डी तो खाली सनलाइट हुआ? सोर्स ऑफ विटामिन डी सबसे ज़्यादा अच्छा सोर्स सनलाइट है। बाकी फिशेस और वो रहती हैं, वो हमारे वेजिटेबल में थोड़ा सा कम रहता है, इसलिए लोगों को थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। सब लोग नॉनवेज नहीं होते हैं, सब लोग को पर्याप्त मात्रा डाइट में नहीं जाता है, इसलिए सप्लीमेंट लेना चाहिए। सप्लीमेंट में पर्याप्त उसमें चले जाता है, और बहुत ही कोई ऐसा एक्सपेंसिव नहीं रहता है, बहुत इट इज़ अफोर्डेबल बाय एवरीबडी। तो जो सैशेज आते हैं जो दूध में मिला के लिए जाते हैं, आजकल राहुल जी सैशे के अलावा टैबलेट्स भी आती हैं आजकल, आपके ड्रॉप्स भी आती हैं, इंजेक्शंस भी आते हैं। जो भी आपको उचित लगे, जो आपके हो, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इंजेक्शन सबसे ज़्यादा अच्छे रहते हैं, अच्छा, भरपाई करने के लिए विटामिन डी। पर अगर आपको नहीं लगवाने तो आप दवाइयाँ वो ले सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो जैसे अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे एर्गोनॉमिक्स ऑफ होम। राहुल जी ये बहुत फिर मैं वही बात कहूँगा कि एक एज में आके हम लोग की व्यस्तता जब कम होती है, जब हमारी बॉडी थोड़े से ओल्ड एज में आते हैं, हमारे माता पिताजी रहते हैं, कभी किसी का फ्रैक्चर होता है या किसी को चोट लगती है या वो एक्टिविटी लेवल नहीं रहता है, तो हम लोग अपने घर में, घर के उनके एनवायरनमेंट में चेंजेस नहीं करते, क्योंकि हमारे को मालूम नहीं है। 2 या 4 चीज़ें हैं जो कि अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक घर में जो गिरने से फ्रैक्चर होते हैं उनको हम लोग टाल सकते हैं। जैसे कि ड्राइंग रूम या बेडरूम में बहुत सारी सामान नहीं होना चाहिए, उसको हम क्लटरिंग बोलते हैं। राइट। कि चलने में कोई बीच में कोई टेबल आ रही है अड़चन या आई, कोई अड़चन ठोकर आ लग रही रही है है, या हाँ। कोई स्कल्पचर रखा है या किसी भी चीज़ है, हमारे बिस्तर के या हमारे सोफ़े के या हमारी टेबलों की जो कोना रहता है वो गोल रहना चाहिए। राइट।
जब हम लोग बैठते हैं कुर्सी पे या जो हमारी टेबल रहती है वो हाइट एडजस्टेबल होनी चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है ताकि जब हम लोग हमारे माताजी पिताजी जब बैठे हैं तो उनको हाइट में ज़मीन पे के पास नहीं बैठना पड़े, अपने हिसाब से वो हाइट एडजस्ट कर सकें। जो हमारे किचन का एरिया है, खासकर जो रात में हम लोग जैसे पानी पीना है या किसी भी कारण से जाना है, तो हमेशा लाइट का स्विच ऐसी जगह होना चाहिए कि अंधेरे में भी हम टच कर सकें इजीली, उसके बीच में कोई अड़चन नहीं आए। या रात को लो वोल्टेज का बल्ब ऑन ही छोड़ दें। ऑन छोड़ेंगे तो सबसे अच्छा ही है। वो तो हमारे जो किचन के कैबिनेट्स जो होने चाहिए वो अगेन राउंडेड ऑफ रहने चाहिए, ऐसे हाइट पे रहने चाहिए कि उनको झुकना नहीं पड़े। स्पेशली ये देखा गया है कि जो स्टोरेज रहती है हमारी, जो बड़े बड़े जिसमें बर्तन रखते हैं या धान या चावल या स्टोरेज जो रहता है, वो ऐसी जगह बनाएं जो ना ऊपर देखना पड़े ना नीचे झुकना पड़े। ये बहुत खासकर ध्यान रखने वाली बात है। छोटी बात है लेकिन बहुत फर्क इम्पोर्टेंट है, पड़ता बहुत है। इम्पोर्टेंट है। बैक एक नहीं होता उससे, नीचे झुकने में उठाने में तकलीफ नहीं होती होगी। तो बहुत ज़रूरी है। टॉयलेट्स और सब चीज़, बाथरूम्स तो सभी को आजकल मालूम है कि नॉन स्किड या एंटी स्किड टाइल्स होती हैं। हर जगह जहाँ पे भी चलें तो साइड में सपोर्ट लगते हैं। जो टॉयलेट सीट्स आजकल होती हैं इंडियन स्टाइल, क्योंकि काफ़ी लोग नहीं यूज़ कर पाते हैं, कमोड जो होती है उनकी भी हाइट एडजस्टेबल होनी चाहिए या ऊपर हाइट होनी चाहिए जितने की नॉर्मल लगती हैं, और उनको रेलिंग्स लगनी ज़रूरी हैं। ये जो बेड होते हैं, जो बेड की हाइट होती है वो भी ओल्ड एज के हिसाब से एडजस्ट होनी ज़रूरी है। जहाँ टेबल होती हैं वो भी जब खड़े होकर आराम से टेबलों पे हम कुछ काम कर सकें, उसमें भी हाइट एडजस्टेबल होनी ज़रूरी है। ये पहले हमें नहीं मालूम था या हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे। आजकल हमारे पास ऑप्शंस भी आ गए हैं और ज़रूर इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, फ्रैक्चर कम होता है। ऐसी अंडरवेयर आ गई हैं जो पैडेड रहती हैं, कुल्लों को पैड करती हैं ताकि अगर गिर भी जाते हैं तो वो पैडिंग बचा लेती है फ्रैक्चर होने से। ये बहुत बड़ी बात है ओल्ड एज में कि अगर आप गिरते हैं और आपका फ्रैक्चर बच जाता है, नहीं होता फ्रैक्चर, तो आप बचा सकते हैं। ये बात है। ऐसे ऑप्शंस पहले नहीं अवेलेबल रहते थे, आजकल हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच। इतने अच्छे से आपने बहुत सारी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसका हम लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि हम इस पे क्या क्या गौर कर सकते हैं और छोटे छोटे चेंजेस कितना बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं हमारे। बिल्कुल राहुल जी, बिल्कुल। और ये सभी दर्शकों के माध्यम से हम इन चीज़ों को या इन पॉइंट्स को हमारी लाइफस्टाइल में अपनाएं एंड कम से कम एटलीस्ट बोन डिजीज़ से बचें। डॉक्टर साहब, आपके इतने लंबे कैरियर में कुछ ऐसी चीज़ें जिसने आपको हिट करी हो, आप जो हमारे साथ शेयर करना चाहें, किसी पेशेंट की कोई ऐसी कहानी? राहुल जी, हालांकि मैं एलोपैथी का प्रैक्टिशनर हूँ और एलोपैथी के गुणों में बहुत विश्वास है मेरा कि सारी चीज़ें जो भी हीलिंग टेक्निक्स रहती हैं, एलोपैथी हो गई, आयुर्वेदी हो गई, सब में कहीं ना कहीं एक सच्चाई रहती है जिससे मरीजों को हेल्प मिलती है। हड्डी को जैसे फ्रैक्चर होते हैं, फ्रैक्चर जब होते हैं तो हड्डी को जल्दी जोड़ने के लिए एलोपैथी में दवाइयाँ नहीं थी, बहुत देर बाद दवाइयाँ आई हैं ऐसी। मैं एक इंसिडेंस आपको बताता हूँ। हमारे शांति कुंज के ही एक व्यक्ति थे जिनकी हाथ की दोनों हड्डियाँ फ्रैक्चर हो गई थी। तो हमने ऑपरेशन किया था, बहुत अच्छा किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश हड्डी नहीं जुड़ी उनकी। वो फिर हमने ऑपरेशन करा, फिर कुल्ले से चूरा निकाला, हड्डी का चूरा लगाया, ये करा, फिर भी नहीं जुड़ी उनकी हड्डी। तो बेचारे बड़े हताश थे। फिर भी वो आए हमारे पास और उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब, मैं हमारे शांति कुंज में एक लाक्षादि गूगल आता है, तो मैंने तो सुना नहीं था क्योंकि एलोपैथी में मालूम नहीं होता हम लोगों को। अब हमसे तो जुड़ नहीं रही थी हड्डी, कोशिश 2 बार कर ली थी। हमने कहा भाई खा के देख लो। तो जो हड्डी 3-3.5 महीने में भी नहीं जुड़ी थी, वो 10 दिन में जुड़ गई और इतनी सॉलिड जुड़ी उनकी हड्डी कि हमें विश्वास नहीं हुआ। उस दिन से हमें समझ में आया कि ऐसी साइंस है जो
हमारे को एलोपैथ में नहीं समझाई जाती है। जब आप इतने अच्छे से नाम बता ही रहे हैं लाक्षादी गूगल, क्या लोग वैसे भी ले सकते हैं? सप्लीमेंट का काम करेगी? बोन स्ट्रॉन्ग करने के लिए बच्चों को दी जा सकती है, नहीं दी जा राहुल सकती? जी, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो मैं बता सकता हूँ कि उसके बाद हमने कई पेशेंट्स में यूज़ करी हैं। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाक्षादी गूगल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ से वो मैन्युफैक्चर हुई है ओके। और किस तरीके से मैन्युफैक्चर हुई है, ये हमें समझ में आया है। अब वो पहले वाली जहाँ से वो उन्होंने लेती थी वहाँ बनती नहीं है अब वो, अच्छा जी। बाकी कंपनी के लिए तो मुझे क्योंकि इतना आइडिया नहीं है, इसलिए मैं इस बात पे पूरी तरीके से नहीं बता पाऊँगा। हम्म। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। दूसरी बात थी कि हालांकि मैं पर्सनली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन हमारी ऐसी पद्धतियाँ थीं बहुत ही हमारे इंडिया में हर किसी के पास किसी न किसी डॉक्टर की, वैद्य की या किसी नुस्खे की बहुत स्टोरीज होती हैं। हाँ जी, बिल्कुल होती है। तो अ, अ, एक ऐसी स्टोरी है जो जांग की हड्डी जिसने लेप लगाने से 1 महीने में जोड़ दी, जो कि हमारे एलोपैथी में नहीं है। इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है सर, क्योंकि ये हमारे डायरेक्टली मैं इन्वॉल्व नहीं था, इसलिए मैं कमेंट नहीं करूँगा कि क्या चीज़ थी क्या नहीं थी। लेकिन एक बात का ये ज़रूर प्रश्न उठता है कि सपोज़ अगर वो सही है स्टोरी या ऐसी है, तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो हो सकता है आगे डिस्कवर हो या एलोपैथी में आए, या कहीं ना कहीं कोई लेज़र से करे, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट मिले जिसको कि जो हड्डियां जल्दी जोड़ दे और इतनी मजबूती से जोड़े ठीक है। कि हमारे को बहुत सारी तकलीफ़ें हमारी दूर हो जाएं, जो कि फ्रैक्चर होते हैं, ओल्ड एज में होते हैं, हड्डी कमज़ोर होने से फ्रैक्चर होते हैं। ऐसी मेरी आशा है, और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ पॉडकास्ट में कि हमें हमारा दिमाग और हमारे लॉजिकल माइंड को खुला रख के चलना है। हम ये नहीं बोल सकते कि एक चीज़ ही ठीक है या दूसरी चीज़ खराब है, ऐसा नहीं हो सकता है। ईश्वर की दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, अभी हमारे को बहुत आगे जाना है। एलोपैथी ने बहुत, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हुई है एलोपैथी, जिससे लाखों करोड़ों लोगों की फ़ायदा हुआ है। लेकिन अभी हमारे को बहुत आगे जाना है लोगों की, खासकर हमारे इंडिया जैसे देशों की, जिसमें एक्टिविटी लेवल लेडीज़ का बहुत कम होता है, प्लस जो हम लोग आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती हैं, प्लस हमारे बच्चे लोग जो आजकल नहीं फिज़िकली एक्टिव रहते हैं, उनके लिए मदद मिल सके, उनको हेल्दी लाइफ हम लोग दे सकें, उसके लिए बहुत ज़रूरी है हमें ओपन माइंड रखना है ये। और हमेशा याद रखेंगे कि हमारा जो, अगेन बार बार मैं एक ही चीज़ पे आ रहा हूँ, हमारी जो बचपन से अगर हमारी जो मान्यताएं हमारी भारतीय संस्कृति की जो रहती हैं वो बहुत उत्तम है, उससे बहुत सारी हमारे को जो डिजीज़ होती हैं, जो तकलीफ़ें होती हैं शरीर से लेके, वो बहुत हद तक कम हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने एक बहुत बड़ा र्यूमर बताया कि कैल्शियम सप्लीमेंट बहुत बिक रहा है, मार्केट बहुत जी बड़ी, बिल्कुल, कई हजार करोड़ की मार्केट होगी, बिल्कुल जी। और आपने बताया कि भाई इसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्या ऐसे कुछ और भी र्यूमर्स हैं जिनके बारे में आप कुछ फैक्ट्स बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? राहुल जी, रूमर्स खासकर लेडीज़ के बारे में है कि जब उनका महीना आना बंद हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ों से वो लोग उनको काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं। उसमें भी हमने ये देखा गया है कि बहुत सारे सप्लीमेंट्स जो यूज़ होते हैं, हार्मोन लेवल होता है, बाकी चीज़ें होती हैं जो कि बोन्स को अफेक्ट करती हैं, उनके इतने रिसर्च नहीं हुई है उनमें कि ओके। उनको काफ़ी मदद मिल सके। अभी भी उनको काफ़ी जोड़ों का पेन होता है, कमर का दर्द होता है, सर्वाइकल दर्द बहुत होता है। सर्वाइकल, कमर का दर्द, ये हमारे एक्सरसाइज से ही ठीक हो जाता है, बिना किसी दवाइयों के। दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं क्योंकि आप अपने लचीलापन नहीं रहता है, मजबूती नहीं रहती है, इतने सालों पर सालों हमने अपनी बॉडी को की देखभाल नहीं करी,
इसलिए आपको किसी भी या तो वैद्य या आचार्य या डॉक्टर या दवाइयाँ या किसी की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी मान्यता है योग की। हठ योग जो होता है वो सांसों से रिलेटेड होता है। जब हम फिज़िकल एक्टिविटी सांसों से रिलेट करते हैं, ये सबसे एडवांस साइंसेस की बात है। और अगर ये साइंस हम अपने आम जनता को या स्कूल लेवल पे या मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन अगर यंग एज से करे योग या हठ योग या सांसों की जो हमारे को एक्सरसाइजेज होती हैं, फिज़िकल एक्सरसाइजेज मिला दें हम ये साइंस को, तो मैं समझता हूँ कि इतनी हमारी इंडियंस की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी कि हमारे को कोई रोक नहीं सकता जी दुनिया में। ठीक बात है जी। राइट डॉक्टर साहब, बहुत आनंद आया आपके साथ बैठ के, राहुल जी और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे ऑडियंस जो इसको देखेंगे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आपने इतने कम समय में इतनी वैल्यूएबल टिप्स दी हैं जो सबकी लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए एक बार फिर से। धन्यवाद। दिस इज़ फॉर यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच राहुल जी। थैंक यू।